करते हैं आपके अप्लाइड एनाटॉमी के थर्ड लेक्चर की। इसमें देखो, सबसे पहले बात करते हैं हम आपके फैलोपियन ट्यूब के बारे में। देखो, फैलोपियन ट्यूब के चार पार्ट्स होते हैं। एक होता है आपका सबसे मीडियल मोस्ट इंट्राम्यूरल पार्ट, फिर इस्थमस, फिर एम्पुला, और फिर सबसे लैटरल मोस्ट होता है आपका इन्फंडिबुलम, जो कि बेसिकली ओवरी से कनेक्टेड होता है वाया फिम्रे। इंट्राम्यूरल पार्ट के बारे में अगर डिस्कस करें तो इंट्राम्यूरल पार्ट जो है, ये नैरोवेस्ट पार्ट है आपके पूरे फैलोपियन ट्यूब का। इसे इंटरस्टिशियल पार्ट के नाम से भी जाना जाता है। और चूंकि ये नैरोवेस्ट है, तो ये एक एनाटॉमिकल स्फिंक्टर की तरह भी काम करता है। फिर हम बात करते हैं आपके एम्पुला के बारे में, पहले बात करते हैं। और ये मैंने ऑब्स्टेट्रिक्स में वैसे कवर किया हुआ है। एम्पुला की अगर हम बात करते हैं तो एम्पुला पहली बात तो क्या है, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन है। और ये मोस्ट कॉमन साइट होता है फॉर द एक्टोपिक प्रेगनेंसी। क्यों? क्योंकि जहां पर फर्टिलाइजेशन हुआ, कई बार क्या होता है ना कि वहां पर ही आपका जो एम्ब्रियो है वो इम्प्लांट कर जाता है। तो देयरफॉर एम्पुला जो है, यही आपका मोस्ट कॉमन साइट है फॉर द एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एम्पुला के अंदर आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ प्लाइके, या फिर जिसे हम म्यूकोजल फोल्ड भी कहते हैं, वो देखने को मिलता है। और ये बहुत सारे प्लाइके म्यूकोजल फोल्ड आपके जो डायमीटर होता है, ल्यूमिनल डायमीटर होता है आपके एम्पुला का, उसको सिमेट्रिकल नहीं रहने देते हैं। ठीक है। और ये वाइडेस्ट पार्ट भी होता है आपका एम्पुला, पूरे फैलोपियन ट्यूब का। तो आपको एम्पुला के अंदर ये याद रखना है कि इट इज मोस्ट कॉमन साइट फॉर एक्टोपिक। और इसमें चूंकि प्लाइके या फिर म्यूकोजल फोल्ड बहुत ज्यादा है, इसलिए इनका ल्यूमिनल डायमीटर सिमेट्रिकल नहीं होता। इस्थमस की अगर हम बात करें तो इस्थमस फिजियोलॉजिकल स्फिंक्टर की तरह काम करता है। और इसके अंदर सिमेट्रिकल स्मूथ मसल्स प्रेजेंट है। इसका जो ल्यूमेन है वो सिमेट्रिकल है। एम्पुला का एसिमेट्रिकल ल्यूमेन था ना, इसका जो सिमेट्रिकल स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होने के कारण सिमेट्रिकल ल्यूमेन होता है आपके इस्थमस का। एंड ड्यू टू दिस प्रेजेंस ऑफ सिमेट्रिकल स्मूथ मसल, ये मोस्ट कॉमन साइट बन जाता है आपके ट्यूबल लाइगेशन के लिए। क्योंकि फिर ट्यूबल लाइगेशन में अगर रिकैनालाइजेशन हमको करना होगा, तो स्मूथ मसल सिमेट्रिक होने के कारण इट वुड बी इजी। और एनास्टोमोसिस जो बनेगा आपका ट्यूबल लाइगेशन के दौरान, वो स्ट्रांग बनेगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द सिमेट्रिकल स्मूथ मसल्स। तो ये याद रखना है इस्थमस में कि ये फिजियोलॉजिकल स्फिंक्टर की तरह काम करता है और मोस्ट कॉमन साइट होता है फॉर द ट्यूबल लाइगेशन। फिर अगर हम डिटेल में आपके फेलोपियन ट्यूब को स्टडी करें, वो तो मैंने आपको एक डायग्राम समझा दिया बस। अब फैलोपियन ट्यूब देखो, एक मस्कुलर ट्यूब होता है। एक्चुअली फैलोपियन ट्यूब क्या होता है, एक मस्कुलर ट्यूब होता है 10 to 12 सेंटीमीटर का। अब ये मस्कुलर ट्यूब मसल से बना हुआ है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये कैरी आउट करता है ट्यूबल पेरिस्टालसिस। ट्यूबल पेरिस्टालसिस मतलब बेसिकली ट्रांसपोर्ट ऑफ कंसेप्टस में मदद करता है आपका फैलोपियन ट्यूब, बिकॉज ये क्या है, मस्कुलर है इसलिए। अब ट्रांसपोर्ट ऑफ कंसेप्टस आपको कहां से कहां कराना है? आपका एम्पुला के अंदर क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ। अब आपको जो है एम्पुला में जो झाइगोट बना, इस कंसेप्टस को आपको जो है लेकर जाना है कहाँ पे, यूटेरस में लेकर जाना है। और ये जो ट्रांसपोर्ट करना है आपको कंसेप्टस का, उसके लिए ट्यूबल पेरिस्टालसिस जरूरी है। ठीक है। अगर ये ट्यूबल पेरिस्टालसिस कम हो जाता है, देन इट इज द इंक्रीज्ड रिस्क, देयर विल बी इंक्रीज रिस्क फॉर द एक्टोपिक प्रेगनेंसी। और पेरिस्टालसिस डिक्रीज किस में होता है? दो चीजों में आपको डिक्रीज रिस्क देखने को मिलेगा। एक पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज, और दूसरा आपका ट्यूबल सर्जरीज होता है। पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज और ट्यूबल सर्जरीज के अंदर आपको डिक्रीज पेरिस्टालसिस देखने को मिलता है। देयरफॉर पीआईडी इज द मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर फॉर द एक्टोपिक प्रेगनेंसी, एंड ट्यूबल सर्जरीज हैव द हाईएस्ट रिस्क फॉर द एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ठीक है, क्लैरिटी क्लैरिटी। आपके लाइनिंग एपिथेलियम की अगर हम बात करें फैलोपियन ट्यूब में, तो फैलोपियन ट्यूब में आपको सिंगल लेयर का सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम देखने को मिलता है। सिंगल लेयर का सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम। इसमें तीन टाइप के सेल्स आपको देखने को मिलते हैं। एक होता है सिक्रेटरी सेल्स, जो कि सिक्रीशंस करेंगे। कुछ होता है सिलिएटेड सेल्स, और लास्ट की जिन पे क्वेश्चन पूछ रहा था है, दैट इज पेग सेल्स। ये जो पेग सेल्स होते हैं, ये बेसिकली आपके रेस्टिंग सेल्स होते हैं। जब जरूरत पड़ेगी तो इनको हम सिक्रेटरी सेल्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं कि आपका जो ब्लड सप्लाई है आपके किसका, फैलोपियन ट्यूब का, वो भी आपको पता होना चाहिए। ब्लड सप्लाई ऑफ फैलोपियन ट्यूब इज ड्यूअल ब्लड सप्लाई। इसके पास जो मीडियल 2/3 है फैलोपियन ट्यूब का, इट इज सप्लाइड बाय द यूटेराइन आर्टरी एंड इट्स ब्रांचेस। जो लैटरल 1/3 आपके फैलोपियन ट्यूब का, इट इज सप्लाइड बाय द ओवेरियन आर्टरी ब्रांचेस। फिर हम बात करते हैं कि अगर एक्टोपिक प्रेगनेंसी आपके फैलोपियन ट्यूब के अंदर होती है और वो अनरप्चर्ड है, फिर भी पेनफुल होता है। क्यों? ड्यू टू ट्यूबल स्ट्रेचिंग। अनरप्चर्ड एक्टोपिक इन फैलोपियन ट्यूब इज पेनफुल ड्यू टू ट्यूबल स्ट्रेचिंग। और कौन से नर्व सेगमेंट्स इस पेन को कैरी करते हैं? वो होते हैं T11, T12 एंड L1। फिर हम बात करते हैं लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। देखो, फैलोपियन ट्यूब हो चाहे ओवरी हो, सारों का लिम्फेटिक ड्रेनेज हर कहाँ पे होता है, पैरा एओर्टिक ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स में होता है। पैरा एओर्टिक ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स। लेकिन फैलोपियन ट्यूब का एक पार्ट है जिसे हम कहते हैं इंट्राम्यूरल पार्ट। ये इंट्राम्यूरल पार्ट ड्रेन करता है इनटू द सुपरफिशियल इंग्वाइनल ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स बाया राउंड लिगामेंट। मैंने बताया था कि इंट्राम्यूरल मैंने बताया था आपको कि राउंड लिगामेंट जो है, ये आपके यूटेरस से अटैच होता है, यूटेरस के ऊपर वाले भाग से।
और लास्ट में ये इंसर्ट करता है कहाँ पे, लेबिया मेजोरा पे। ठीक है, तो राउंड लिगामेंट आपके यूटेरस से मूव कर रहा है टुवर्ड्स द लेबिया मेजोरा, तो वो साथ में इंट्राम्यूरल पार्ट को ड्रेन करता है इनटू द सुपरफिशियल इंग्वानल ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स। ठीक है, फिर हम बात करते हैं आपके वजाइना के बारे में। देखो, वजाइना का जो लाइनिंग एपिथेलियम होता है वो होता है स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस नॉन केराटिनाइज्ड एपिथेलियम, और यही आपका जो है लाइनिंग एपिथेलियम रहेगा एक्टोसर्विक्स का भी। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कि ये स्क्वामस एपिथेलियम होते हुए भी सिक्रीशंस प्रेजेंट होती है वजाइना के अंदर। अब स्क्वामस एपिथेलियम में ग्लैंड्स तो नहीं होती, ये तो आपको भी पता है, तो फिर सिक्रीशंस आ कहां से रही है? ये सिक्रीशंस का मेन सोर्स होता है आपके सर्वाइकल सिक्रीशंस। और दूसरे और कौन कौन से सोर्सेज होते हैं वजाइनल सिक्रीशंस के लिए, मतलब वजाइना के अंदर सिक्रीशंस के लिए? एक तो होता है बार्थोलिन ग्लैंड और दूसरा होता है ट्रांसुडेट अक्रॉस द वॉल्स ऑफ वजाइना। लेकिन मेन सोर्स क्या होता है सिक्रीशंस इन वजाइना का? वो होता है सर्वाइकल सिक्रीशंस। बार्थोलिन ग्लैंड्स तो सिर्फ तभी सिक्रेट करती है जब कॉइटस हो रहा हो। ठीक है, फिर बार्थोलिन ग्लैंड्स की सिक्रीशंस हो चाहे सर्वाइकल ग्लैंड की सर्वाइकल सिक्रीशंस हो, दोनों का पीएच क्या होता है? दोनों का पीएच अल्कलाइन होता है। लेकिन आपको पता है कि जो नॉर्मल पीएच होता है वजाना का वो तो एसिडिक है, 3.5 टू 4.5। अब ये आपका एसिडिक पीएच वजाना के अंदर मेंटेन कैसे किया जाता है? इसकी दो रिक्वायरमेंट्स होती है एसिडिक पीएच मेंटेन करने की इन वजाना। दो चीजें प्रेजेंट होनी चाहिए, एक ग्लाइकोजन और दूसरा लैक्टोबैसिलस। एक ग्लाइकोजन और दूसरा लैक्टोबैसिलस। अब ग्लाइकोजन और लैक्टोबैसिलस की रिक्वायरमेंट कैसे पूरी होती है वो आपको बताते हैं। देखो, ग्लाइकोजन जो होता है ये प्रेजेंट होता है मैच्योर सेल्स ऑफ वजाना के अंदर, और वजाना के सेल्स मैच्योर करते हैं बाय एस्ट्रोजन। तो अगर एस्ट्रोजन करेक्ट क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा तो सेल्स आपके वजाना के करेक्टली मैच्योर करेंगे और उनके अंदर करेक्ट क्वांटिटी के अंदर ग्लाइकोजन प्रेजेंट रहेगा, जिसके कारण एसिडिक पीएच मेंटेन रहेगा वजाना का। दूसरा जो फैक्टर होता है रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिडिक पीएच, दैट इज योर लैक्टोबैसिलस, जो कि कमेंसल होता है वजाना का, जिसे हम डॉडरलेंस बैसिलाई के नाम से भी जानते हैं। अब ये जो एसिडिक पीएच है नेचुरल डिफेंस की तरह काम करता है अगेंस्ट द इन्फेक्शंस। इसीलिए अगर कुछ ऐसे कंडीशंस है जिसके अंदर आपका पीएच जो है एसिडिक नहीं रहता, उनके अंदर बढ़ जाता है, तो वो नेचुरल डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन जो होता है वो लॉस्ट हो जाता है। जैसे अगर उन कंडीशंस की हम बात करें तो अगर आपके लैक्टोबैसिलस कम हो जाए, इट विल रिजल्ट इन पीएच मोर देन 4.5, और आपका नॉर्मल क्या था 3.5 टू 4.5, ये आपका नॉर्मल वजाइनल पीएच था जो कि एसिडिक था। डिक्रीज लैक्टोबैसिलाई में क्या होगा कि लैक्टोबैसिलाई विल बी रिप्लेस्ड बाय गार्डनेरिला वेजिनलिस। ये होता है बैक्टीरियल वेजिनोसिस वाले इंफेक्शन के अंदर। इसमें फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज आपको देखने को मिलेगा, और इस इंफेक्शन के अंदर आपको हिस्टोपैथोलॉजी पे क्लू सेल्स देखने को मिलते हैं। फिर हम बात करते हैं कि अगर एस्ट्रोजन कंटेंट कम हो गया, एस्ट्रोजन कंटेंट अगर कम हो गया तो वजाना के सेल्स मैच्योर नहीं हो पाएंगे, और मैच्योर सेल्स के अंदर ही ग्लाइकोजन प्रेजेंट होता था, अगर इमेच्योर सेल्स के अंदर प्रेजेंट नहीं होता था। तो ड्यू टू रिडक्शन इन एस्ट्रोजन कंटेंट ड्यू टू रिडक्शन इन एस्ट्रोजन कंटेंट आपका पीएच जो है वो बढ़ सकता है, एसिडिक पीएच से वो 6.5 टू 7.5 तक जा सकता है। अब एस्ट्रोजन कंटेंट आपके तीन टाइप की औरतों के अंदर कम होता है। पहला, पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल्स, प्री प्यूबर्टल फीमेल्स एंड ड्यूरिंग मेंसेस। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि ड्यूरिंग मेंसेस अगर आप इंटरकोर्स ना करो तो इट इज बेनिफिशियल, इट इज गुड, क्योंकि देखो सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना इज इटसेल्फ एन रिस्क फॉर हैविंग इन्फेक्शन, ओके, एसटीडी। ठीक है, तो अगर आप मेंसेस के दौरान ये करते हो, मेंसेस के दौरान तो ऑलरेडी एसिडिक पीएच नहीं है, नेचुरल डिफेंस अगेंस्ट द इंफेक्शंस नहीं है, तो इसीलिए अवॉइड करना चाहिए कि इंटरकोर्स ड्यूरिंग द मेंसेस। फिर हम बात करते हैं प्रेगनेंसी के दौरान आपका पीएच जो होता है वो 4 होता है, जो कि नॉर्मल लिमिट के अंदर है। ये होता है ड्यू टू इंक्रीज लैक्टोबैसिलाई। लैक्टोबैसिलाई जो होता है वो बढ़ जाता है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। फिर हम बात करते हैं कि जो न्यूबॉर्न गर्ल होती है उसका पीएच क्या होता है वजाना का? वो होता है एसिडिक। अब एसिडिक पीएच वजाना न्यूबॉर्न गर्ल का क्यों रहेगा वजाना के अंदर? ड्यू टू एस्ट्रोजन जो उसे मदर से मिलता है। और एक फैक्टर होता है कि ड्यूरिंग बर्थ जब वो वजाइनल ट्रैक्ट से आपकी न्यूबॉर्न गर्ल निकल रही होती है तो वो लैक्टोबैसिलाई को भी अक्वायर कर लेती है। तो ड्यू टू एस्ट्रोजन फ्रॉम द मदर एंड लैक्टोबैसिलाई फ्रॉम द वजाइनल ट्रैक्ट, उनका पीएच जो होता है एसिडिक होता है न्यूबॉर्न गर्ल का। लेकिन ये जो वजाइनल डिफेंस आपके न्यूबॉर्न गर्ल को मिला हुआ है ये 10 दिन के बाद नहीं टिकता, इट इज ओनली फॉर द 10 डेज। 10 days after the birth vaginal defense is lost in a newborn girl। फिर मुझे आप ऐसे ऑर्गेनिज्म के बारे में बताइए जो एसिडिक पीएच के अंदर सर्वाइव कर लेते हैं। एक तो आपका लैक्टोबैसिलाई है जो कि कमेंसल था आपके वजाइना का, दूसरा है कैंडिडा। कैंडिडा भी बेसिकली कमेंसल होता है वजाइना का, ये एसटीडी कॉज नहीं करता, एसटीडी कॉज नहीं करता। लेकिन कुछ ऐसी कंडीशंस होती है जिनके अंदर कैंडिडा जो है ओवरग्रो जरूर कर जाता है, जैसे कि डायबिटीज, प्रोलॉन्ग एंटीबायोटिक्स पे अगर है,
ओसीपीज पे अगर कोई है या फिर इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट्स पे कोई है। तो डायबिटीज, प्रोलॉन्ग एंटीबायोटिक्स, ओसीपीज एंड इम्यूनोसप्रेशन, ये चार कंडीशन है जिसके अंदर कैंडिडा जो है वो ग्रो कर जाता है, ओवर ग्रो कर जाता है। पीएच क्या होता है वजाना का इन कैंडिडियासिस? वो होता है 4.5 नॉर्मल लिमिट के अंदर, क्योंकि 3.5 टू 4.5 का नॉर्मल लिमिट है वजानल पीएच का। फिर हम बात करते हैं बार्थोलिन ग्लैंड्स के बारे में। देखो बार्थोलिन ग्लैंड जो है ये भी अपने सिक्रीशंस डालते हैं वजाना के अंदर एट द टाइम ऑफ द कॉइटस। और ये जो सिक्रीशंस होती है अल्कलाइन होती है। अल्कलाइन क्यों होती है? क्योंकि कॉइटस के टाइम पे जो स्पर्म एंटर करेगा फीमेल ट्रैक्ट के अंदर, तो ये स्पर्म जो है एसिडिक पीएच ऑफ वजाना को झेल नहीं सकते। इसीलिए ताकि आपके स्पर्म सर्वाइव कर सके, इसीलिए बार्थोलिन ग्लैंड सिक्रीशंस जो होते हैं वो वजाना में के अंदर जाते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कॉइटस, जो कि अल्कलाइन होते हैं। और ये अल्कलाइन पीएच को मेंटेन करके रखते हैं फॉर द टाइम ऑफ द 8 आवर्स। ठीक है जी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब वजाना की हम इतनी बातें कर रहे थे, तो वजाना में आपको वजाना की एम्ब्रियोलॉजी बताना चाहूंगा पहले। देखो वजाना की एम्ब्रियोलॉजी बहुत कंट्रोवर्शियल है, लेकिन किसी एम्ब्रियोलॉजी की बुक से मैंने पढ़ा है तो मैं भी आपको वही पढ़ा। वजाना का जो अपर वन थर्ड पार्ट होता है, अपर वन थर्ड पार्ट ऑफ वजाना, वो आता है फ्रॉम द मलेरियन डक्ट्स। और जो लोअर टू थर्ड पार्ट होता है वजाना का, वो आता है फ्रॉम द यूरोजेनाइटल साइनस। यूरोजेनाइटल साइनस के भी साइनो वजानल बल्ब से आपका जो है लोअर टू थर्ड पार्ट जो है वजाना का आता है। ये आपका अपर वन थर्ड हो गया, आ रहा है फ्रॉम द मलेरियन डक्ट, और ये आपका लोअर टू थर्ड हो गया जो कि आ रहा है फ्रॉम द यूरोजेनाइटल साइनस। और दोनों कर जाएंगे फ्यूज टू फॉर्म दी वजाना, दोनों कर जाएंगे फ्यूज टू फॉर्म दी वजाना। लेकिन अगर ये वर्टिकल फ्यूजन के अंदर कोई डिफेक्ट आ जाता है, दिस वर्टिकल फ्यूजन के अंदर कोई डिफेक्ट आ जाता है, तो इट विल रिजल्ट इन ट्रांसवर्स वजाइनल सेप्टम। इट विल रिजल्ट इन ट्रांसवर्स वजाइनल सेप्टम। और ये ट्रांसवर्स वजाइनल सेप्टम प्रेजेंट रहेगा एट द जंक्शन ऑफ अपर वन थर्ड एंड लोअर टू थर्ड। जो अपर पार्ट है वजाना का वो मीजोडर्मल होता है ओरिजिन के अंदर, और जो लोअर पार्ट होता है वो एंडोडर्मल होता है ओरिजिन के अंदर। अगर आपको ये एम्ब्रियोलॉजी वजाना की समझ में आ गई है, तो फिर हम बात करते हैं वजाइनल साइटोलॉजी के बारे में। देखो वजाइनल साइटोलॉजी के अंदर हमको जो है क्या करना है, सेल्स को लेना है फ्रॉम द अपर वन थर्ड ऑफ द वजाइना। क्योंकि आपको पता है अपर वन थर्ड जो है मलेरियन डक्ट से अराइज कर रहे हैं, तो अपर वन थर्ड ऑफ द वजाइना जो है ये ज्यादा हार्मोन सेंसिटिव है, और हमें जो है सेल्स उन्हीं पार्ट से चाहिए जो ज्यादा हार्मोन सेंसिटिव है। और ये हम सेल्स एक्सट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम द लैटरल वजाइनल फॉर्निक्स, क्योंकि ये इजी होता है लैटरल वजाइनल फॉर्निक्स को बेंड करके जो है वजाइना से सेल्स निकालना, इट इज इजी, इसीलिए हम लैटरल वजाइनल फॉर्निक्स के जो रूट है उसको यूज करते हैं। तो तीन टाइप के सेल्स आपको दिखते हैं वजाइनल साइटोलॉजी पे। ये तीन टाइप के सेल्स कौन से होते हैं? एक होता है सबसे मैच्योर सेल्स जिन्हें हम कहते हैं सुपरफिशियल सेल्स, दूसरे होते हैं आपके थोड़े कम मैच्योर सेल्स जिन्हें हम कहते हैं इंटरमीडिएट सेल्स, और तीसरे होते हैं आपके सबसे इमैच्योर सेल्स जिन्हें हम कहते हैं पैराबेसल या फिर बेसल सेल्स। अगर हम बात करते हैं सुपरफिशियल सेल्स के बारे में, ये मैच्योर सेल्स है और जो काम करते हैं अंडर द इफेक्ट ऑफ द एस्ट्रोजन। इनका जो न्यूक्लियस होता है वो पिक्नोटिक होता है, और इनके पास ज्यादा साइटोप्लाज्म होता है, तो इसलिए आप कह सकते हैं कि इनका एन/सी रेशियो बहुत कम होता है, और ये आपके स्मीयर के ऊपर पिंक कलर के देखने को मिलेंगे। फिर हम बात करते हैं इंटरमीडिएट सेल्स के बारे में, जो कि काम करते हैं अंडर द इफेक्ट ऑफ द प्रोजेस्टेरॉन। स्मीयर पे ये ब्लू कलर के देखने को मिलते हैं। इनका जो न्यूक्लियस होता है वो बड़ा होता है एज कंपेयर टू सुपरफिशियल सेल्स, तो इनका जो एन/सी रेशियो है ये थोड़ा सा बढ़ गया एज कंपेयर टू दी सुपरफिशियल सेल्स। फिर हम बात करते हैं पैराबेसल या फिर बेसल सेल्स के बारे में। ये टोटली इमेच्योर सेल्स होते हैं, जो कि सिर्फ उन फीमेल्स के अंदर देखने को मिलेंगे जो जिनके अंदर हार्मोन्स आपके अब्सेंट होते हैं। अब हार्मोन्स आपके तीन काइंड ऑफ फीमेल्स के अंदर अब्सेंट होते हैं, एक तो पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल, प्री प्यूबर्टल फीमेल एंड इमीडिएट पोस्टपार्टम फीमेल। इनके अंदर पैराबेसल और बेसल सेल्स के अंदर आपको बहुत छोटा सेल लेकिन उसके अंदर बहुत बड़ा न्यूक्लियस जो है देखने को मिलता है, जिसके कारण आप ये कह सकते हैं कि इनका एन/सी रेशियो जो है बहुत ज्यादा बड़ा है, बहुत ज्यादा है, और ये आपके स्मीयर के ऊपर ब्लू कलर के देखने को मिलते हैं। जो आपका रेशो है पैराबेसल सेल्स टू इंटरमीडिएट सेल्स टू सुपरफिशियल सेल्स, इसे हम मैचुरेशन इंडेक्स के नाम से भी जानते हैं। अगर आपका मैचुरेशन इंडेक्स है 0:70:30, अगर आपका मैचुरेशन इंडेक्स है 0:70:30, इसका मतलब क्या है कि इंटरमीडिएट सेल्स सबसे ज्यादा है। अगर इंटरमीडिएट सेल्स सबसे ज्यादा है, एंड आपको बताया था मैंने इंटरमीडिएट सेल्स ग्रो अंडर द इफेक्ट ऑफ द प्रोजेस्टेरॉन, तो प्रोजेस्टेरॉन बहुत ज्यादा है। प्रोजेस्टेरॉन सबसे ज्यादा अगर है तो इट इज द सिक्रेटरी फेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। फिर हम बात करते हैं कि अगर आपका मैचुरेशन इंडेक्स है 0:30:70, इसका मतलब है कि सुपरफिशियल सेल सबसे ज्यादा है। सुपरफिशियल सेल्स ग्रो करते हैं अंडर द इफेक्ट ऑफ द एस्ट्रोजन, और अगर एस्ट्रोजन बहुत ज्यादा है तो इट दिस मींस कि ये चल रहा है प्रोलिफरेटिव फेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। फिर हम बात करते हैं एक क्वेश्चन के बारे में कि अगर कोई फीमेल 16 ईयर ओल्ड आती है विद इन दी ओपीडी विद द हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट, और उसका मैचुरेशन इंडेक्स है 0:90:10, इसका मतलब क्या है? 0:90:10 मतलब बहुत सारे इंटरमीडिएट सेल्स है, बहुत सारे इंटरमीडिएट सेल्स है जो कि
ग्रो करते हैं अंडर द इफेक्ट ऑफ द प्रोजेस्टेरॉन, तो प्रोजेस्टेरॉन आपका बड़ा हुआ होगा, तो इंक्रीज प्रोजेस्टेरॉन प्लस हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट, इन पे जो है आप डायग्नोसिस बना सकते हो, मोस्ट लाइकली शी इज प्रेग्नेंट। फिर हम बात करते हैं, अगर आपका मैच्योरेशन इंडेक्स दिया जाए 100:0:0, तो इसमें आप ये कह सकते हो कि डोमिनेंटली आपको पैराबेसल्स और बेसल सेल्स देखने को मिल रहे हैं। इसका मतलब यह है कि उस फीमेल के अंदर हार्मोन्स अब्सेंट है, और हार्मोन्स तीन काइंड के फीमेल्स के पास अब्सेंट है, एक पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन, प्री प्यूबर्टल गर्ल एंड इमीडिएट पोस्टपार्टम। फिर हम बात करते हैं आपके एक्सटर्नल जेनेटिलिया के बारे में। अब फिर से हम एक डायग्राम देखेंगे। अगर इस डायग्राम को हम देखें, तो ये पहली बात तो ये एंटीरियर साइड है, ये पोस्टीरियर साइड है, लिथोटोमी पोजीशन के अंदर फीमेल बैठी हुई है, और हम जो है आपके एक्सटर्नल जेनेटिलिया ऑफ फीमेल को देख रहे हैं। ये जो पार्ट है इसे हम कहते हैं मॉन्स प्यूबिस, जो कि फैट का पैड होता है जिसके ऊपर हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। फिर आपको दो ग्रूव देखने को मिलेंगे, एक होता है, दो फोल्ड्स देखने को मिलेंगे, एक होता है लेबिया मेजोरा, और लेबिया मेजोरा के अंदर होता है ये आपका लेबिया माइनोरा। लेबिया माइनोरा जो है ये पोस्टीरियरली मीट करता है टू फॉर्म दी फॉरसेट, और इस फॉरसेट और एनल ओपनिंग के बीच में प्रेजेंट होती है पेरिनियल बॉडी। लेबिया माइनोरा पोस्टीरियरली मीट करता है टू फॉर्म फॉरसेट, फॉरसेट और एनल ओपनिंग के बीच में प्रेजेंट होती है आपकी पेरिनियल बॉडी। वही आपका जो लेबिया माइनोरा है ये एंटीरियरली स्प्लिट कर जाता है टू फॉर्म दी क्लाइटोरिस। लेबिया माइनोरा स्प्लिट एंटीरियरली टू फॉर्म दी क्लाइटोरिस। ठीक है जी, ठीक है। फिर हम बात करते हैं कि ये जो आपका लेबियम, ये आपका लेबिया मेजोरा है, हाँ जी, और ये आपका लेबिया माइनोरा है, हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं। इसके बीच में जो ये ग्रूव ग्रूव है, द ग्रूव बिटवीन द लेबिया मेजोरा एंड द लेबिया माइनोरा, ये जो ग्रूव है, इस ग्रूव के अंदर होता है आपका बार्थोलिन ग्लैंड। इस ग्रूव के अंदर होता है आपका बार्थोलिन ग्लैंड। ये जो आपका बार्थोलिन ग्लैंड दिख रहा है, ये लाई करता है बिटवीन द ग्रूव विच इज एग्जिस्टिंग बिटवीन लेबिया मेजोरा एंड द लेबिया माइनोरा। और अगर हम देखेंगे एंटेरो पोस्टीरियरली लोकेशन कहां पे बार्थोलिन ग्लैंड की, इट इज प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ द एंटेरियर 2/3 एंड पोस्टीरियर 1/3 ऑफ द एक्सटर्नल जेनेटिलिया। इट इज प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ द एंटेरियर 2/3 एंड द पोस्टीरियर 1/3 ऑफ द एंटेरो पोस्टीरियर एक्सेस। ठीक है जी। फिर जो डक्ट्स आपके निकल रहे हैं, ये जो डक्ट्स है आपके बार्थोलिन ग्लैंड्स के, ये पहले एंटेरियरली मूव करते हैं और फिर मेडियली मूव करते हैं। डक्ट्स ऑफ बार्थोलिन ग्लैंड फर्स्ट दे मूव एंटेरियरली एंड दे मूव and afterwards it moves medially to open into the gap between the labia minora and the hymen। हाइमन और लेबिया माइनोरा के बीच में ये ओपन कर जाते हैं। तो जितनी चीजें मैंने बताई आपको अभी तक बार्थोलिन ग्लैंड्स के बारे में, वो हम देखेंगे वापस से, लेकिन यहाँ पे कुछ दो चीजें दी गई है। वेस्टिब्यूल क्या होता है? इट इज ऑल द एरिया बिटवीन लेबिया माइनोरा। लेबिया माइनोरा के अंदर का सारा भी जितना भी एरिया है ये आपका बेसिकली वेस्टिब्यूल होता है। और वेस्टिब्यूल के अंदर अगर आपको पूछा जाए कभी एमसीक्यू के अंदर कि कितनी ओपनिंग्स प्रेजेंट होती है वेस्टिब्यूल के अंदर, तो 6 आप मार्क करके आना। एक होती है यूरेथ्रा की, एक होती है यूरेथ्रा की, एक होती है वजाइना की, दो आपकी ओपनिंग्स होती है बार्थोलिन ग्लैंड्स की, और दो ओपनिंग्स होती है ग्लैंड्स ऑफ स्किन की। कभी कभी अगर ऑप्शन के अंदर 6 नहीं है और 4 है तो 4 को मार्क करके आइएगा, क्योंकि जो ओपनिंग्स होती है ग्लैंड्स ऑफ स्किन की वो बहुत छोटी है, तो कभी कभी उसे कंसिडर नहीं किया जाता। ठीक है, तो अब जितना मैंने बार्थोलिन ग्लैंड्स के बारे में बताया वही सारी चीजें अब रिटर्न फॉर्म में देखते हैं। ठीक है, हाँ, तो अप्लाइड एनाटॉमी ऑफ एक्सटर्नल जेनेटिलिया, इसमें हम बात कर रहे हैं बार्थोलिन ग्लैंड्स के बारे में। तो बार्थोलिन ग्लैंड जो है ये ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है, जिसका लोकेशन होता है इन द ग्रूव बिटवीन द लेबिया मेजोरा एंड द लेबिया माइनोरा। हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं। और ये प्रेजेंट होता है एंटेरो पोस्टीरियरली, कहां पे प्रेजेंट होता है? इट इज प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ द एंटेरियर 2/3 एंड द पोस्टीरियर 1/3। इसके जो डक्ट्स होते हैं दे मूव फॉरवर्ड एंड मेडियली, मतलब एंटेरियरली मूव करते हैं और मेडियली मूव करते हैं और ओपन करते हैं बिटवीन दी हाइमन एंड दी लेबिया माइनोरा इन दी वेस्टिब्यूल, एंड दे ओपन इन बिटवीन दी हाइमन एंड लेबिया माइनोरा इन दी वेस्टिब्यूल। जो डक्ट की ओपनिंग होती है आपके बार्थोलिन ग्लैंड की, डक्ट के जो ओपनिंग होती है बार्थोलिन ग्लैंड की, वो प्रेजेंट होती है पोस्टेरोलैटरल वॉल ऑफ वजाइना पे। बार्थोलिन ग्लैंड के डक्ट की ओपनिंग प्रेजेंट होती है पोस्टेरोलैटरल वॉल ऑफ वजाइना पे। एक और मैंने डक्ट बताया था, गार्टनर्स डक्ट। गार्टनर्स डक्ट के ओपनिंग जो थी वो एंटेरोलैटरल वॉल पे प्रेजेंट होती थी वजाइना के, ये भी आपको याद रखना है। गार्टनर्स डक्ट की जो ओपनिंग होती थी वो एंटेरोलैटरल वॉल पे प्रेजेंट होती थी वजाइना के। हाँ जी, ठीक है। फिर हम बात करते हैं पोस्टोलैटरल वॉल मतलब डक्ट ओपनिंग 4 o'clock और 8 o'clock पोजीशन पे प्रेजेंट होती है बेसिकली। फिर हम बात करते हैं बार्थोलिन ग्लैंड के लाइनिंग एपिथेलियम के बारे में। तो अगर ग्लैंड है तो ग्लैंड के अंदर शॉर्ट कॉलमनर एपिथेलियम लाइन करता है, डक्ट को जो है ट्रांजिशनल एपिथेलियम लाइन करता है, और जहां पर आपका डक्ट ओपन करता है वहां पर स्क्वामस लाइनिंग प्रेजेंट होती है। फिर हम बात करते हैं बार्थोलिन सिस्ट के बारे में। देखो बार्थोलिन सिस्ट जो है
वो आपका प्रेजेंट होगा डक्ट की ओपनिंग के पास। और डक्ट की ओपनिंग कहाँ पे प्रेजेंट थी वो पोस्टेरो लैटरल वॉल ऑफ वजाना के ऊपर। तो ये आपका हो गया बार्थोलिन सिस्ट। ये भी प्रेजेंट होगा ऑन दी पोस्टेरो लैटरल वॉल। ओके, ड्यूरिंग कॉइटस ऐसा हो सकता है कि आपका जो डक्ट है वो ब्लॉक हो जाए, रिजल्टिंग इनटू द अक्यूमुलेशन ऑफ द सिक्रीशंस इनटू द ग्लैंड, इनटू द डक्ट, जिसको हम क्या बोलेंगे, बार्थोलिन डक्ट का सिस्ट बोलेंगे। ये पोस्टेरो लैटरल वॉल पे आपको देखने को मिलेगा, बट इट विल डिसअपियर ऑन इट्स ओन। ओके, तो वही सिमिलरली मैंने बताया था कि गार्टनर सिस्ट, गार्टनर डक्ट का ओपनिंग मैंने बताया था इट इज ऑन द एंटेरोलैटरल वॉल ऑफ वजाना। तो आपको जो गार्टनर सिस्ट देखने को मिलेगा दैट विल बी आल्सो सीन ऑन द एंटेरोलैटरल वॉल ऑफ द वजाना, लेकिन ये खुद के ऊपर रिड्यूस नहीं होता भाई, इसके लिए आपको ट्रीटमेंट लेना पड़ता है गार्टनर सिस्ट के लिए। ठीक है, हाँ जी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर हम बात करते हैं कि मैनेजमेंट क्या है आपके बार्थोलिन सिस्ट का। देखो, अगर आपका सिम्टोमेटिक नहीं है बार्थोलिन सिस्ट और स्मॉल है साइज के अंदर, लेस देन 3 सेंटीमीटर का है, तो कोई ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है, जस्ट वेट एंड वॉच। लेकिन अगर ये सिम्टोमेटिक है, मतलब पेन जैसा कोई सिम्टम है, या फिर साइज मोर देन इक्वल टू 3 सेंटीमीटर है, तो आपको करना पड़ेगा इंसिजन एंड ड्रेनेज विथ वर्ड कैथेटर। इंसिजन एंड ड्रेनेज विथ वर्ड कैथेटर, आपको कैथेटर जो है वो उसी ग्लैंड के अंदर डाल के रख देना होगा टू प्रिवेंट दी रिकरेंस। लेकिन मान लीजिए कि अगर आपका सिस्ट जो है वो इन्फेक्ट हो जाए, तो फिर क्या करोगे? अगर सिस्ट आपका इन्फेक्ट हो जाता है तो फिर उसके अंदर आपको इन्फ्लेमेटरी साइंस देखने को मिलेंगे, मतलब बहुत पेन बढ़ जाएगा, सराउंडिंग एरिया आपका रेड हो जाएगा, इडिमेटस स्वेलिंग होगी, स्वेलिंग टेंडर होगी, स्वेलिंग आपकी फ्लक्चुएंट होगी, वहां की स्किन वार्म हो जाएगी, और एक पंक्टम, एक ऐसी स्मॉल ओपनिंग जिसमें से पस बाहर आ सकता है, वो आपको एब्सेस में जो है देखने को मिल सकती है। ठीक है, मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म जो कि आपके सिस्ट को इन्फेक्ट करके एब्सेस का फॉर्मेशन करेगा दैट वुड बी योर ई कोलाई फॉलोड बाय गनोरिया। इनका इररिस्पेक्टिव ऑफ साइज, एब्सेस में मैटर नहीं करता कि साइज क्या है, आपको वही सेम ट्रीटमेंट देना है, दैट इज इंसिजन एंड ड्रेनेज विथ वर्ड कैथेटर टू प्रिवेंट द रिकरेंस। अगर पहली बार रिकरेंस हो ही जाता है तो पहली बार तो हम फिर से क्या करेंगे, आपका इंसिजन एंड ड्रेनेज ही करेंगे। लेकिन अगर सेकेंड टाइम रिकरेंस हो जाता है तो हम मार्सुपलाइजेशन करेंगे। अब ये मार्सुपलाइजेशन क्या होता है वो समझाते हैं। मार्सुपलाइजेशन में हम कुछ नहीं करते, हम पहले इस सिस्ट को, इस एब्सेस को जो है पहले कट करते हैं, और कट करने के बाद सारा हमने जो है फ्लूइड बाहर निकाल लिया, ड्रेन कर दिया सारा फ्लूइड। नॉर्मली हम क्या कर रहे थे, इंसिजन एंड ड्रेनेज के बाद वापस से इस ग्लैंड को जो है जो हमने टीयर किया हुआ था, कट किया था, वापस से यहाँ पर जो है सुचर्स मार दे रहे थे, वापस से ज्वाइन कर दे रहे थे। अब मार्सुपलाइजेशन के अंदर जहां पर सेकंड रिकरेंस हो चुका है, हम जो है वापस जोड़ नहीं रहे, पहले ड्रेन किया, उसके बाद जो उसकी वॉल्स थी उसको ऐसे बाहरी स्टिच कर दिया हमने, मतलब उस डक्ट को खोल दिया, जिसे हम कहते हैं एक्सटेरियोराइजेशन ऑफ द डक्ट ओपनिंग। एक्सटेरियोराइजेशन ऑफ द डक्ट ओपनिंग इज डन इन मार्सुपलाइजेशन। हाँ जी ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। फिर हम बात करते हैं कि आपके बार्थोलिन ग्लैंड के इस सिस्ट में, एब्सेस में, अगर आपको मैलिग्नेंसी का कब सोचना है, देखो अगर मैलिग्नेंसी का सस्पिशन होता है थोड़ा सा भी, तो आपको बायोप्सी करनी है फॉलोड बाय एक्सीजन। अगर बायोप्सी नहीं कर सकते तो एक्सीजन कर लो भाई डायरेक्टली। ठीक है, हाँ जी ठीक है। कब कब आपको सस्पेक्ट करना है कि मैलिग्नेंसी हो सकती है इस बार्थोलिन ग्लैंड के अंदर? जब आपका सिस्ट जो है ये फिक्स्ड हो टू दी सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स, जब उस सिस्ट के अंदर सॉलिड कंपोनेंट्स प्रेजेंट हो, जब ये पोस्ट मिनोपॉजल वुमेन के अंदर देखा जाए, या फिर आपका जो सिस्ट है इट इज नॉट रिस्पॉन्डिंग टू दी ट्रीटमेंट। सिस्ट और एब्सेस अगर ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे तो फिर मैलिग्नेंसी का सस्पिशन जो है वो बन जाता है। अगर कैंसर हो जाता है बार्थोलिन ग्लैंड का तो उसका नेम्ड क्राइटेरिया होता है जिसे हम कहते हैं होनांस क्राइटेरिया। फिर हम बात करते हैं ओवरी के बारे में। तो ओवरी भाई क्या है? ओवरी आपका एक गोनाड है। क्या है? ओवरी एक गोनाड है जो कि राइज करता है फ्रॉम द जेनाइटल रिज, जिसे हम जेनाइटल ट्यूबरकल के नाम से भी जानते हैं। फीमेल गोनाड है। इसका लोकेशन होता है पोस्टेरोलैटरली टू द यूटेरस। यूटेरस के पोस्टेरोलैटरली आपका प्रेजेंट होता है ओवरी इनसाइड द ओवेरियन फोसा विच इज लोकेटेड एट द लैटरल पेल्विक वॉल। ओवेरियन फोसा की अगर हम बाउंड्रीज की बात करते हैं तो सुपेरियर बाउंड्री इज मेड अप बाय द एक्सटर्नल इलियाक वेसल्स, पोस्टीरियर बाउंड्री इज मेड बाय द इंटरनल इलियाक वेसल्स एंड द यूरेटर, और जो इंफीरियर बाउंड्री है वो ऑब्टुरेटर नर्व से बनती है। ठीक है, इंफीरियर बाउंड्री इज मेड बाय द ऑब्टुरेटर नर्व। मतलब ओवेरियन फोसा की इंफीरियर बाउंड्री कौन बना रहा है? ऑब्टुरेटर नर्व बना रहा है। ऑब्टुरेटर नर्व बेसिकली आपके ओवरी के कांटेक्ट में है। तो वेयर इज रिफर्ड पेन फेल्ट फ्रॉम द ओवरी? ड्यू टू cutaneous branch of the obturator nerve, referred pain of ovary is felt on the medial aspect of the thigh, on the medial aspect of the thigh। फिर हम बात करते हैं ब्लड सप्लाई ऑफ दी ओवरी के बारे में। देखो ओवरी के पास ब्लड सप्लाई के लिए होती है ओवेरियन आर्टरी एंड ओवेरियन वेन।
ओवेरियन आर्टरी ये ब्रांच होती है एब्डोमिनल एओर्टा की एट द वर्टेब्रल लेवल ऑफ L2। फिर हम बात करते हैं आपकी ओवेरियन वेन के बारे में। तो जो ओवेरियन वेन होती है ये दो इसके ब्रांचेस होती है। लेफ्ट ओवेरियन वेन जिसका शॉर्ट कोर्स होता है और ये ड्रेन करती है इनटू लेफ्ट रीनल वेन। जो राइट ओवेरियन वेन होती है इसका बड़ा कोर्स होता है और ये ड्रेन करता है इनसाइड द इंफीरियर वेना कावा। इसका लॉन्गर कोर्स होता है राइट आपके ओवेरियन वेन का। ये वाल्वलेस भी होती है और चूंकि ये वाल्वलेस होती है, लॉन्गर कोर्स होता है, ड्रेन करती है आईवीसी के अंदर, इसीलिए आपको राइट ओवेरियन वेन के साथ ज्यादा रिस्क देखने को मिलती है सेप्टिक पेल्विक थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस की। फिर हम बात करते हैं लिम्फेटिक ड्रेनेज के बारे में। तो लिम्फेटिक ड्रेनेज होता है इनटू दी ओवरी का आपका पूरा लिम्फ ड्रेन होता है इनटू दी पैरा एओर्टिक ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स जस्ट लाइक दी फैलोपियन ट्यूब। ग्रॉस एनाटॉमी की अगर हम बात करें आपके ओवरी की, ग्रॉस एनाटॉमी देखने से पहले हम ओवरी का जो है फॉलिकुलोजेनेसिस समझ लेते हैं कि कैसे फॉलिकुलोजेनेसिस। अच्छा, फॉलिकुलोजेनेसिस से पहले ये दो डायग्राम्स हम समझ लेते हैं। देखो, ट्यूब्स मतलब फैलोपियन ट्यूब और ओवरी दोनों को मिलाकर हम जो है एडनेक्सा कहते हैं। इस एडनेक्सा को हम, अगर एडनेक्सल मास होता है कुछ, तो फिर उस एडनेक्सल मास को देखने के लिए आपका इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या होता है? आपका इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस होता है टीवीएस, दैट इज ट्रांसवर्जनल अल्ट्रासाउंड। ठीक है, एक सेकंड। उस एडनेक्सल मास को देखने के लिए आपका इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या होता है? ट्रांसवर्जनल अल्ट्रासाउंड। इस डायग्राम में अगर आप देखोगे, ये पोस्टेरियर सरफेस है आपके यूटेरस का। ये क्या है? यूटेरस का पोस्टेरियर सरफेस है। इसके पोस्टेरो और लैटरली, पोस्टेरो लैटरली प्रेजेंट आपका ओवरी इनटू द ओवेरियन फोसा। ये आपका जो लिगामेंट दिख रहा है ये राउंड लिगामेंट है। ये जो आपको दिख रहा है ये ट्यूब, ये आपका फैलोपियन ट्यूब है। ये जो आपको लिगामेंट दिख रहा है ये ओवेरियन लिगामेंट है, जिसे हम यूटेरो ओवेरियन लिगामेंट भी कहते थे। ये जो आपको पाउच दिख रहा है ये पाउच ऑफ डगलस है। ठीक है, हाँ जी। फिर हम बात करते हैं इस डायग्राम के बारे में। तो ये तो आपका हो गया ओवरी भाई। अब ओवरी का जो लोअर पोल है, ये लोअर पोल जुड़ता है विद द यूटेरस बाय द यूटेरो ओवेरियन लिगामेंट। लोअर पोल ऑफ ओवरी टू द यूटेरस जुड़ता है बाय यूटेरो ओवेरियन लिगामेंट। जो आपका अपर पोल है, अपर पोल जो है ये बेसिकली अपर पोल जो है ओवरी का, इट इज अटैच टू लैटरल पेल्विक वॉल बाय द इनफंडिब्यूलो पेल्विक लिगामेंट। ओके, जो अपर पोल है आपके ओवरी का, इट इज अटैच टू द लैटरल वॉल वाया दिस सस्पेंसरी लिगामेंट। इसी सस्पेंसरी लिगामेंट को हम इनफंडिपिलो पेल्विक लिगामेंट के नाम से भी जानते हैं, जो कि ओवेरियन वेसल्स को कैरी करता है। और जो ये मीजोवेरियम है, मीजोवेरियम क्या है? ये एक पेरोटोनियम फोल्ड है जो कि आपके ओवरी को कनेक्ट करता है विद द पोस्टेरियर लीफ ऑफ द राउंड लिगामेंट। ओके, ovary is connected to the posterior leaf of the round ligament by the peritoneal fold called as mesothelium। ये मैंने आपको पिछले अप्लाइड एनाटॉमी के लेक्चर के अंदर बता दिया था। अब क्लिनिकल एस्पेक्ट की अगर बात करते हैं तो देखिए, अगर आपको करना है टोटल एब्डोमिनल हिस्टेरेक्टोमी विद बीएसओ, मतलब बीएसओ के साथ अगर करना है, मतलब आपको ओवरी और फैलोपियन ट्यूब दोनों निकालने हैं अलॉन्ग विद यूटेरस एंड सर्विक्स, तो फिर आप क्लैंप को लगाओगे एट दी सस्पेंसरी लिगामेंट। अगर आपको चारों स्ट्रक्चर्स को निकालना है, यूटेरस और सर्विक्स तो निकल जाते हैं इसके अंदर, विद बीएसओ मतलब आपको ओवरी और फैलोपियन ट्यूब भी निकालना है, तो आप क्लैंप को लगाओगे एट दी फैलोपियन ट्यूब, सॉरी एट दी सस्पेंसरी लिगामेंट, और सारे स्ट्रक्चर्स को आप रिमूव कर दोगे। लेकिन आपको टोटल एब्डोमिनल हिस्टेरेक्टोमी करनी है, मतलब यूटेरस और सर्विक्स को तो निकालना ही है, लेकिन विदाउट बीएसओ, मतलब आपको स्पेयर करना है, प्रिजर्व करना है ओवरी एंड फैलोपियन ट्यूब को, तो आप जो है क्लैंप को यहां पर अटैच करोगे एट द यूटेरो ओवेरियन लिगामेंट, जिसे हम ओवेरियन लिगामेंट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है जी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब ओवेरी का हाँ, यहाँ पे थे हम। ग्रॉस एनाटॉमी की बात करते हैं हम अब ओवरी की। तो ग्रॉस एनाटॉमी में कॉर्टेक्स होता है, कॉर्टेक्स के अंदर फॉलिकल्स का फॉर्मेशन होता है, मेडुल्ला होता है जो कि वैस्कुलर होता है। मैक्सिमम नंबर ऑफ फॉलिकल्स आपके जो होते हैं वो इंट्रायूटेराइन लाइफ में 20 वीक्स ऑफ इंट्रायूटेराइन लाइफ पे प्रेजेंट होता है, और वो होता है मतलब 20 वीक्स ऑफ इंट्रायूटेराइन लाइफ मतलब 5वें महीने में 7 मिलियन फॉलिकल्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं एट द टाइम ऑफ द 20 वीक्स ऑफ इंट्रायूटेराइन लाइफ। बर्थ पे ये 7 मिलियन के 2 मिलियन हो जाते हैं, प्यूबर्टी पे ये आपके 2 मिलियन के 4 लाख हो जाएंगे, और रिप्रोडक्टिव लाइफ में इन 4 लाख में से, रिप्रोडक्टिव लाइफ में इन 4 लाख में से सिर्फ 400 जो आपके ओव्यूलेट कर पाते हैं, सिर्फ 400 आपके जो एग्स होते हैं, 400 फॉलिकल्स होते हैं वो ओव्यूलेट कर पाते हैं। हजार फॉलिकल्स का हमेशा हर महीने जो है अट्रेजिया होते रहता है, इसीलिए एक टाइम पे जाके जो वुमेन के फॉलिकल्स होते हैं वो खत्म हो जाते हैं, सारे के सारे का अट्रेजिया हो जाता है, देयरफॉर वुमेन रिच अचीव्स मेनोपॉज। एनओव्यूलेशन एक ऐसी कंडीशन जिसमें ओव्यूलेशन होता नहीं है, जो कि आपको पीसीओएस के अंदर देखने को मिलेगा। इसमें जो है आपको मेनोपॉज
लेटर मतलब बाद में देखने को मिलेगा, क्योंकि ओव्यूलेशन ही नहीं हो रहा। फिर दूसरा, आईवीएफ का सक्सेस रेट जो है, इट कैन बी डिटरमाइंड बाय द ओवेरियन रिजर्व, कि ओवरी के अंदर कितने फॉलिकल्स अभी भी बचे हुए हैं, उससे हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि आईवीएफ का सक्सेस रेट क्या होता है। अब ये जो है oogenesis का oogenesis का लेना जेनेटिक मटेरियल से होता है, फॉलिकुलोजेनेसिस का जो लेना देना होता है वो सराउंडिंग टिश्यू से होता है। सारे फॉलिकल्स के अंदर जो है प्राइमरी ओसाइट होता है एज देयर जेनेटिक मटेरियल। सारे फॉलिकल्स, कोई भी फॉलिकल हो, उनके अंदर प्राइमरी ओसाइट होता है एज देयर जेनेटिक मटेरियल, एक्सेप्ट फॉर दी ग्राफायन फॉलिकल, जिसे मैच्योर फॉलिकल कहते हैं। इनके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है ऑफ दी सेकेंडरी ओसाइट। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। फिर हम बात करते हैं अब आपके लास्ट डायग्राम के बारे में जो हमें समझना है, और ये हम लेक्चर यहाँ पे खत्म करेंगे। फॉलिक्यूलोजेनेसिस, सबसे पहले आपके पास होता है प्राइमोडियल फॉलिकल। प्राइमोडियल फॉलिकल को कैसे पहचानते हैं? इसमें होता है सिंगल लेयर ऑफ ग्रैनुलोसा सेल्स, और ये ग्रैनुलोसा सेल्स होते हैं आपके फ्लैटेंड। फिर बात करती है आपके प्राइमरी फॉलिकल की, तो प्राइमरी प्राइमरी फॉलिकल जो होता है उसमें भी सिंगल लेयर ही रहेगी आपकी ग्रैनुलोसा सेल्स की, लेकिन ये फ्लैटन नहीं होते, क्यूबॉइडल होते हैं। फिर हम बात करते हैं आपके सेकेंडरी फॉलिकल की, तो सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर मल्टीपल लेयर होती है ग्रैनुलोसा सेल की, और ग्रैनुलोसा सेल के साथ आपके थीका सेल्स भी जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर। सेकेंडरी फॉलिकल का ही एक टाइप होता है प्री एंट्रल फॉलिकल। ये प्री एंट्रल फॉलिकल बस ज्यादा बड़ा होता है इन साइज एज कंपेयर टू द सेकेंडरी फॉलिकल, लेकिन प्री एंट्रल फॉलिकल जो है ये टाइप ही आपके सेकेंडरी फॉलिकल का। फिर सेकेंडरी फॉलिकल के बाद जो स्टेज आती है वो होती है अर्ली एंट्रल फॉलिकल की। अर्ली एंट्रल फॉलिकल में छोटी सी एंट्रम वाली कैविटी जो है वो बन जाती है, और ये अर्ली एंट्रल फॉलिकल आपके मैच्योर फॉलिकल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। दैट इज योर ग्राफायन फॉलिकल, जो कि 18 से 20 मिलीमीटर का होता है, और फिर ये जब 20 मिलीमीटर का हो जाएगा तो ये रप्चर कर जाता है। अप टू प्री एंट्रल स्टेज, प्री एंट्रल फॉलिकल जब तक था उस स्टेज तक जो है फॉलिकल्स कैन ग्रो विदाउट एफएसएच। जो फॉलिकल्स है अपने आप विदाउट एफएसएच ग्रो कर पाते थे। लेकिन बियॉन्ड दिस, बियॉन्ड द प्री एंट्रल स्टेज, जैसे ही एंट्रम आता है, अर्ली एंट्रल मैच्योर फॉलिकल, आपको जो ये फॉलिकल्स है दे आर डिपेंडेंट ऑन दी एफएसएच। कुछ इस तरीके से ये मैं जो है एनाटॉमी पूरी तरीके से खत्म करता हूँ 3 पार्ट्स के अंदर। अगले लेक्चर के अंदर, अगले 2 लेक्चर्स के अंदर हम फिजियोलॉजी डिस्कस करेंगे, फिर प्यूबर्टी, फिर मेनोपॉज।